हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का क्लास 11th का लेक्चर नंबर 3 और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक टर्म एंथैल्पी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, आपने लेक्चर नंबर 2 में देखा था व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना? ये हमने किया था लास्ट लेक्चर में। तो देन वी हैव गॉन थ्रू द टर्म इंटरनल एनर्जी। आपने वहां पे अच्छे से चेक किया था व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, ओके, और जिसको हम लोग डिनोट करते थे यू से, राइट? अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक टर्म है वो कैसे हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, क्या नीड फील हुई, जो हमारा ये नया टर्म जो हमने इंट्रोड्यूस किया है तो उसका क्या रीजन था, कैसे वो मतलब पिक्चर में आया, तो वो चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है। ओके, तो चलो भाई, तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा कहता था इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता था, जिससे हमने यहाँ पे निकाला था एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, जिसमें हमने देखा था कि डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मतलब किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज हम केवल 2 वेज से कर सकते हैं, ईदर बाय चेंज इन हीट और बाय डूइंग वर्क। दैट वी हैव गॉन थ्रू द फर्स्ट लॉ, ये हमने देखा है। ठीक है, नाउ बच्चे, अब अगर मैं यहाँ पे इसी लॉ को यूज करके मैं आपसे बात करूं कि हमारे जो जनरल रिएक्शंस होती हैं, अगर हम देखें तो ये किस तरह से डील करता है, तो जनरली अगर हम फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे तो देन वी कैन से दैट डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या है आपका क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ कहता है। एंड वी नो डब्ल्यू क्या है आपका, डब्ल्यू है आपका पी डेल वी माइनस पी डेल वी, हमने फॉर्मूला वहां पे डेराइव भी किया था, तो ये आपको पता है। अब जनरली हम लोग ये बात करते हैं, अगर मैं कहूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट हैपेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम में करेंगे तो बच्चे उस केस में हमारा डेल वी क्या हो जाएगा, 0, और डेल वी 0 तो हमारा डब्ल्यू 0, तो डेल यू विल बी इक्वल टू क्यू वी। तो डेल यू जो होता है आपका इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है। तो ये चीज हमें यहाँ पता चल गई। तो लेकिन हम इस चीज को कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं। लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी रिएक्शंस हमारी कांस्टेंट प्रेशर पे कराई जाती हैं। वॉल्यूम में चेंज होता है और प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन कराई जाती है। तो इसीलिए ये एक नीड जनरेट हुई कि कांस्टेंट अगर हम प्रेशर लेंगे तो क्या कंडीशंस बनती हैं, उस केस में हम इसको कैसे रिलेट करेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि अगर हम इसी इक्वेशन को कांस्टेंट प्रेशर में लें, है ना, तो लिख रहे हैं वी नो डेल यू इक्वल्स टू, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो विल राइट इट लाइक दैट क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। इस केस में हमने यहाँ पे क्या किया है, कांस्टेंट प्रेशर लिया है। अब हम देखते हैं इससे हमारा क्या होगा। मेरा कहने का मतलब है बच्चे, अभी आपने देखा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हमारा डेरिवेशन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला आएगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू वी। अगर रिएक्शन हमारी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो फर्स्ट लॉ को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो चीज हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी है कांस्टेंट प्रेशर, where Qp is the heat absorbed by the system and minus P delta V represents the expansion work done। अब इसी चीज को हम यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, डराइव करेंगे। लेट अस रिप्रेजेंट इनिशियल स्टेट बाय सबस्क्रिप्ट 1 एंड फाइनल स्टेट बाय सबस्क्रिप्ट 2। तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। इनिशियल स्टेट को हम U1 से डिनोट करेंगे, फाइनल स्टेट को हम U2 से डिनोट करेंगे। तो हाउ डू वी गेट दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो U2 माइनस U1 विल बी इक्वल टू QP माइनस P, P कांस्टेंट है, V2 माइनस V1। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही है ना? अगर हम इसको रीअरेंज करें तो QP विल बी इक्वल टू व्हाट, U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। हमने सिंपल अरेंजमेंट किया है। नाउ वी कैन डिफाइन अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। विद दिस डेटा वी कैन डराइव अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो कि हमारा कहलाता है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, अगर मैं इस पूरे को कहूं H2 और इस पूरे को कहूं H1। ठीक है, ये H क्या हो गया यहाँ पे, H इज इक्वल टू U प्लस PV। कोई रिएक्शन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो हमारा सिंपली डेरिवेशन कैसे हो जाएगा, QP विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1 और वी कैन से QP विल बी इक्वल टू डेल्टा H। तो बच्चे यहां से एक नया टर्म निकल के आता है, वो है एंथैल्पी। इट्स सिंपल सी डेरिवेशन है, हमने सिर्फ इसको डेराइव किया। अभी मैं इसकी मीनिंग भी बताऊंगी आपको कि कैसे आपको इसको समझना है। तो ये आया कहां से,
फ्रॉम वेयर वी गेट दिस H U प्लस PV। अभी आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि H इक्वल्स टू U प्लस PV। तो एक्चुअली क्या हुआ कि एक नीड फील की गई कि रिएक्शन हमारी जनरली कांस्टेंट प्रेशर पे कंडक्ट की जाते हैं, जो टेस्ट ट्यूब वगैरह में होती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में हम कौन सा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर चेक करेंगे? तो यहीं से हमारा नया थर्मोडायनेमिक टर्म जनरेट हुआ, दैट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी को अगर मैं देखूं तो ग्रीक वर्ड में एंथैल्पी का मतलब होता है टू वार्म और हीट कंटेंट। किसी भी सिस्टम का जो हीट कंटेंट है ना, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, मैम इंटरनल एनर्जी क्या है? तो इंटरनल एनर्जी बच्चे स्टोर्ड एनर्जी है, जो एक पर्टिकुलर स्टेट में किसी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज एंथैल्पी? इट इज टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, लेकिन आपको यहाँ पे इन चीजों को धीरे धीरे समझना है कि क्या बात हो रही है, कोई चीज कैसे डराइव हुई। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम में होती है तो इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर हो जाएगा? QV के। अब यहाँ पे देखा गया कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी कंडक्ट रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो हमने यहाँ पे डराइव किया, तो हमारा रिलेशन बन के आता है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा H। और ये H को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ U प्लस PV। तो बच्चे यहीं से इसका सिंपली एक फॉर्मूला निकल के आता है और हम इसको सिंपली डिफाइन करते हैं। व्हाट इज एंथैल्पी? क्या है एंथैल्पी? इट इज टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम टोटल हीट कंटेंट से क्या मतलब है? आई डिस्कस, मैं भी बताने वाली हूँ आपको। इट इज सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑफ अ सिस्टम। तो एक्चुअल में जो एंथैल्पी होता है किसके बराबर होता है? इंटरनल एनर्जी और जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया जाता है उसके सम के बराबर होता है। देखो इसे समझो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये बहुत सिंपल वे में। जैसे मान लो ये कोई स्टेट है या कोई बॉडी है या कोई सिस्टम है, तो इसके अंदर की इंटरनल एनर्जी हमारी जो भी है वटएवर हमने ली, मान लो U इसकी इंटरनल एनर्जी है। अब बच्चे इसका मतलब समझो कि अब मान लो ये स्टेट में है, अब इसकी इंटरनल एनर्जी U है, ये इस स्टेट में कुछ वर्क डन करके ही आया होगा, इसने कुछ ना कुछ काम किया होगा इस स्टेट में आने के लिए। तो जब हम इस U जो स्टोर्ड एनर्जी है उसमें इस स्टेट तक पहुंचने वाला जो वर्क होता है, जिसे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं, जब हम वो दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि जो टोटल हीट ऑफ द सिस्टम यूज हो रहा है इस स्टेट में पहुंचने के लिए, जो स्टेट आपकी बन रही है वो पूरी आने के लिए जो टोटल हीट लग रही है इस केस में, वो हमारा क्या कहलाता है? एंथैल्पी। जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे हूँ, एक बार देखो यहाँ पे सिंपली समझो, मैं अभी यहाँ पे हूँ, अब मैं यहाँ पे आ गई, ठीक है, मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो इस केस में जो मेरे अंदर स्टोर्ड एनर्जी है प्लस मैंने जो वर्क करा, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक मूव करने में जो भी काम किया, अगर उस स्टोर्ड एनर्जी को मैं उस वर्क के साथ ऐड कर दूंगी तो मेरा टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम पता चल जाएगा। दैट इज द पॉइंट। ओके, तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। यू क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी होती है। हीट क्या है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम होता है, राइट? तो थोड़ा ध्यान से करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली। तो आपने याद रखना है H इक्वल्स कैसे होता है? U प्लस PV। और ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये सिंपल इस कंसेप्ट से डिराइव हुआ है, ये हमारा निकल के आया। तो फाइनली हमारा यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब मैं कहूंगी यूजफुल थर्मोडायनेमिक टर्म डिराइव होता है, दैट इज H। H इज नोन एज एंथैल्पी और इट इज नेम्ड एज टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, राइट? तो ये हमने यहाँ पे डिराइव किया। सिमिलरली जैसे इंटरनल एनर्जी के बारे में आपने सीखा था, तो ये जो H होता है ये भी एक स्टेट फंक्शन होता है। इट इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और हम इसको किसी भी रिएक्शन के लिए कैसे करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से रिएक्शन से डील करने वाले हैं। तो उस रिएक्शन में जो भी हीट चेंज होगा, जो भी हीट चेंज है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ओवरऑल, वो हम किससे डिनोट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ H। हम वो H जो होता है वो हम एंथैल्पी चेंज से दिखाते हैं। एंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं? तो हम जो डेल्टा H निकालते हैं वो कहते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जैसे आप क्लास 10 में बच्चे पढ़ते थे ना, कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है और कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो अब आप आ गए हैं नेक्स्ट लेवल पे, क्लास 11th में। तो आपको यहाँ समझना है, हम एक्सो और एंडो को जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम देखते हैं कि आपको क्या किया जाता है। जैसे एक रिएक्शन है, मैं एग्जांपल करके बताती हूँ आपको। देखो, A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D। अगर मैं छोटी क्लासेस की बात करें तो उसमें आप लोगों को क्या पढ़ा दिया जाता है कि यहाँ पे Q हीट निकल रही है। इस केस में क्या हो रहा है? Q हीट है। ये Q क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हीट चेंज को जो निकल रहा है। अगर ये प्रोडक्ट की साइड है तो हम कहते हैं हीट रिलीज हो रही है, और अगर हमारी ये रिएक्टेंट की साइड होता था तो हम कह देते थे कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है।
ये एक सिंपल कंसेप्ट सिखाया जाता है जो कंसेप्चुअली स्टडी करते हैं बच्चे, कि आपने इसको देखना है वेदर इट इज ऑन रिएक्टेंट साइड और वेदर इट इज ऑन प्रोडक्ट साइड। अगर प्रोडक्ट साइड है तो हमें दिख रहा है कि हीट रिलीज हो रही है, अगर क्यू हमारा रिएक्टेंट साइड है तो हम कहेंगे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। दैट इज द वे वी जस्ट डू थिंग्स। लेकिन नाउ इन क्लास 11 यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा डेल्टा एच है उसका हमारा साइन ही बता देगा वेदर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हाउ, कैसे? तो देखो एक बार समझते हैं इसको। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम लोग कैसे निकालते हैं डेल्टा एच को, HP माइनस HR, है ना। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है ना, या फिर अगर हम बात करें तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी ज्यादा है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव, है ना। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा तो HP माइनस HR करोगे तो क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और प्रोसेस क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक कहलाएगी। और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी और रिएक्शन क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक। तो बच्चे अब आपको अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लेना है, अगर डेल्टा एच का साइन जो दिया हुआ है, इफ इट इज नेगेटिव, आई राइट इट हियर, if it is negative then process will be exothermic, okay। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो होपफुली क्लियर हो गई बात आपको यहाँ पे, क्या डिफरेंस है एनर्जी में और टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम में। तो ये चीज आपको यहाँ पे चेक करनी है डेफिनेटली। ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक स्टेट फंक्शन है दैट वी हैव गॉन थ्रू इन लास्ट लेक्चर। तो आप उसे चेक कर लेना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज स्टेट फंक्शन, ओके। तो चलो भाई लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तब आपको यहाँ से बच्चे न्यूमेरिकल्स करने के लिए इनमें दो रिलेशन आपको सिखाए जाते हैं। एक होता है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और अगर मैं इसको आइडियल गैस के लिए बात करूं तो हमारी एक बहुत पॉपुलर इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज पीवी बराबर nRT। और इससे अगर हम इसमें एक रिलेशन डराइव करते हैं वो कहलाता है आपका डेल्टा यू एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा nRT। यहाँ पे जो डेल्टा n होता है, दिस इज डेल्टा, मैं इसको ng लिख देती हूँ, मतलब इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। आपने केवल गैसियस प्रोडक्ट्स लेने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, गैसियस रिएक्टेंट्स। तो बच्चे ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान से करना है, ओके। तो ये फॉर्मूला अच्छे से तैयार करो, तो होपफुली आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो डेल्टा एन, आर क्या है बच्चे? यहाँ पे आर है आपका गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे क्या लेनी है? जब भी एनर्जी टर्म होता है तो हम इसकी वैल्यू लेते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ओके, या मोल इनवर्स। टी आपको दिया जाएगा, टेम्परेचर विल बी गिवन टू यू, टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज आपको क्वेश्चन में दी जाएगी और आपको डायरेक्ट रिलेशन पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको दो फॉर्मूलाज यहाँ पे तैयार करने हैं जो डील करते हैं विद रिलेशन बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी, राइट। लेट्स मूव अहेड। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत ही पॉपुलर है बच्चे, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। क्लास 11 के लिए जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके लिए तो मस्ट है ये, ठीक है। इसमें देखो डेल्टा यू नॉट, अभी बच्चे हम इन चीजों को डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है ना। ये जैसे भी आपको मैंने इस बारे में बात नहीं की है कि ये क्या है, ये चेंज बताता है। और ये आपका जो भी टर्म लिख रहे हो, आपने डेल्टा एच लिखा तो ये क्या कहलाएगा? चेंज इन एंथैल्पी। इफ आई राइट डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये चेंज का सिंबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नॉट लग जाता है तो ये स्टैंडर्ड कहलाता है, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड कंडीशन को करता है। मैम स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या मतलब है? स्टैंडर्ड कंडीशन अभी हम डिटेल में देखेंगे, जब हम इसके थर्मोकेमिकल एस्पेक्ट को पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीजें सारी फिर से कराऊंगी। तो वहां आप देखेंगे कि ये चीजें सिंपल ये बताती हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन है। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है कि आपने टेम्परेचर इसमें स्टैंडर्ड लिया हुआ है 298 केल्विन, प्रेशर जो है वो 1 बार पे रिएक्शन की हुई है, तो ये कंडीशन हमारी फिक्स है, इसीलिए हम इसको ऐसे नॉट फॉर्म में दिखाते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन है ये, डेल्टा यू नॉट ऑफ द कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल पर मोल, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। और वो पूछ रहे हैं कि जो डेल्टा एच होगा वेदर इट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू नॉट और मोर देन डेल्टा यू नॉट और लेस देन डेल्टा यू नॉट और दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हाउ डू वी गेट दैट, कैसे निकालेंगे बच्चे? तो सबसे बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पे सीखना है, जब भी जो रिएक्शन दी जाएगी उसको हम लिख के देखेंगे। तो हमारी रिएक्शन क्या कह रही है? देखो मीथेन, मीथेन होता है CH4, कंबशन मतलब इसकी एयर से रिएक्शन होगी, O2 से रिएक्शन होगी, बनेगा ऑलवेज आपका CO2 and H2O, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। 2CO2 हो गया,
2O2 हो गया और यहाँ पे 2H2 हो गया। तो अभी ये मीथेन की कंबशन रिएक्शन मैंने लिख दी है और हमने इसको बैलेंस भी कर लिया है। इसकी फेज क्या होती है, गैशियस, इसकी फेज भी क्या होती है, गैशियस, ये भी क्या है, गैशियस फेज, और ये क्या है, लिक्विड फेज। तो बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप एक बार सोचो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन हियर। डेल्टा एन क्या आएगा यहाँ पे, है ना, एक बार निकाल लेते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन दी जाएगी तो बच्चे आपको कौन सा रिलेशन यूज करना पड़ेगा, जहां उन्होंने प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी नहीं दिया है और आपको कोई रिएक्शन दी हुई है तो नेचुरली आपको इस वाले रिलेशन को यूज करना पड़ेगा। 99% क्वेश्चन इसी रिलेशन पे मिलेंगे आपको, डेल्टा यू एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, राइट। तो हमें इसी फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन, तो कैसे निकालोगे, इसके मोल कितने हैं यहाँ पे 1, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड में कितने हैं 3, 1 2 प्लस 3 तो 3, तो वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक है। तो बच्चे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अभी इस चीज को चलो नहीं देखने की जरूरत है। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू नॉट माइनस प्लस, अगर हम बात करें फॉर्मूला में हमारा क्या था, देखो फॉर्मूला पहले देखो प्लस है, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस ही लिख लेते हैं एक बार, प्लस डेल्टा एन आर टी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तब आपको दिख रहा है टर्म क्या आ गया, ये माइनस आ गया, हमारा -2 आ रहा है। तो -2 करोगे तो नेचुरली अंडरस्टूड है कि कुछ भी वैल्यू डेल्टा यू की होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन डेल्टा यू। बात समझ में आ रही है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, चाहे हम कुछ भी टर्म रखें तो ये इससे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और जब ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो डेल्टा यू, इसका मतलब हमारा, मैं यहाँ पे फिर से अपना स्टेटमेंट बदलूंगी, एक बार ध्यान से देखना, शायद बोलने में गलती हो गई। डेल्टा यू जो है, डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ज्यादा आएगी देन दैट ऑफ डेल्टा एच। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डेल्टा यू से कोई ना कोई टर्म यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ भी है आपका वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर हम देखें तो क्या चीज ज्यादा है, आप चेक करो इसे, खुद सोचो, यहाँ पे खुद सोचो, नॉट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, आप यहाँ पे खुद सोचो क्या वैल्यू आनी चाहिए, वेदर इट इज लेस देन और मोर देन। तब ये क्या आना चाहिए आपका, डेल्टा यू ज्यादा होगा या डेल्टा आपका एच ज्यादा होगा। तो नेचुरल सी बात है, अगर मैं सिंपली देखूं तो जब इसमें से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके ये इसके इक्वल हो रहा है तो दिस इज मोर देन दैट ऑफ दिस, मतलब ये हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, आंसर हमारा होगा ये वाला। डेल्टा यू की वैल्यू आपकी यू नॉट की वैल्यू ज्यादा है देन डेल्टा एच नॉट, तो दिस मस्ट बी द राइट आंसर। और इसका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूं अगर आप इस मेथड को नहीं फॉलो करते तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा जो हमारा यू की वैल्यू है क्या दी हुई है, माइनस में दी है। अगर कोई माइनस में टर्म है तो या प्लस है या माइनस है, वट वो माइनस ही करेगा। तो कहने का मतलब है, एक बार इसको सोल्यूशन चेक करते हैं, देखो व्हाट इज द आंसर। इन्होंने भी प्रॉपर निकाल के किया, पर हम नहीं भी निकालेंगे तो भी हम आंसर बता सकते हैं, क्योंकि डेल्टा यू कैसा है, नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, वो उससे हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब अगर हम बात करेंगे तो ये जो सिंपल हमारा डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो हमारी लेस देन दैट ऑफ डेल्टा यू होगी। तो थर्ड इज द राइट आंसर, ओके। इसे चेक कर लेना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे, खुद करो और फिर से क्रॉस चेक करो, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या कह रहे हैं, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड यानी कि NH2CN with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter and delta U was found to be this kilojoule per mole and the calculate enthalpy change। तो बच्चे जब भी enthalpy change है, डेल्टा U आपका दिया है तो हमें पता है हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, we know डेल्टा H equals to डेल्टा U प्लस डेल्टा N GRT। आपने यही फॉर्मूला यूज करना है, सारा डेटा आपके पास दिया होगा, है ना। डेल्टा एच इन्होंने पूछा है एंथैल्पी चेंज, डेल्टा यू आपको दे रहे हैं, कितना दिया है, बस ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है मैं बताऊंगी। यहाँ पे ये दिया है -742.7, अब ये किलो जूल में दिया हुआ है। डेल्टा एन कैसे निकालेंगे आप खुद निकाल के देखो, पर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 1 मोल, ये 2 इधर है और यहाँ पे कितने हैं 1 और ये 1.5, यानी कि हमारा डेल्टा एन होगा 2 - 2.5, तो दिस विल बी -0.5। ये हमारा डेल्टा एन होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये प्लस -0.5 इंटू 8.314 इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं भूलना है, बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ कि आपको इसको किलो जूल में लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ये किलो जूल में दी है। और टी कितना दिया है, टी इन्होंने दिया है 298 केल्विन। तो बच्चे आपको इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, ठीक है। तो आप इसे खुद निकालो, चेक करो और इसके बाद आप इस सोल्यूशन से टेली करो
whether you are able to get correct answer or not. तो it is written over there. आप इससे अपने आप को क्रॉस चेक करो. Let us move ahead. So this is again very important question. If water vapor is assumed to be a perfect gas, molar enthalpy change for the vaporization of 1 mole of water इन्होंने पूछी है, and this and 100 degree Celsius is इतना, ठीक है. Calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degree Celsius. लेटेस्ट यही क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में भी आया हुआ है अभी प्रीवियस ईयर्स में. अभी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स अगर आप चेक करेंगे देन यू विल कम टू नो ये क्वेश्चन वहां पे भी दिया गया है. ये सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. इसके बच्चे ना स्टेटमेंट पढ़ के बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं क्या क्वेश्चन कह रहा है. आप देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पे कह रहे हैं 1 मोल ऑफ वाटर वेपराइज हो रहा है, तो जस्ट लेट अस राइट द इक्वेशन. H2O लिक्विड वेपराइज हो रहा है, H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, ये वाली तुम्हारी इक्वेशन है. दिया क्या क्या है, इन्होंने पूछा है आपसे इंटरनल एनर्जी आपको निकालना है, तो देर आस्किंग डेल्टा यू. तो इन्होंने एंथैल्पी चेंज आपको दिया है 41 किलो जूल पर मोल. हो गया काम बच्चे, क्या करना है इसमें, सेम इक्वेशन है. तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी ही लगेगा आपका. आप इसे सॉल्व करो. तो डेल्टा एच हमारा कितना दिया है 41 किलो जूल है, एंड डेल्टा यू हमने निकालना है. एन कितना आएगा, डेल्टा एन आपका क्या आएगा 1 माइनस 0 इट इज 1. तो ये तुम्हारा 1 हो गया. इंटू आर आप लिखेंगे 8.314. अगेन आपको जूल को नहीं वो चेंज करना जरूरी है. टी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस. तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 373 केल्विन. 1.5 हम इसको इग्नोर कर सकते हैं. तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू. ये हमारी वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी. ठीक है भाई. तो ऐसे करके आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं. तो यहाँ तक आपने अभी सिंपल एस्पेक्ट देखा कि जिसमें हमने डेल्टा यू और डेल्टा एच में डिफरेंस देखा है, और हमने इसमें बेसिक डेरिवेशन से इसके न्यूमेरिकल्स समझे कि किस तरह से आपको किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रख के इनको सॉल्व करना है. ठीक है. अब इसका एक पूरा इसका अप्लाइड पार्ट होता है जिसमें हम लोग पूरा एंथैल्पी चेंज, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं. तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग इन नेक्स्ट लेक्चर. जब तक हम लोग मिलते हैं, और थैंक यू सो मच.